everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आगाज़ करने वाली हूँ वर्ब्स का. हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है किसी भी सेंटेंस में. कोई भी जो सेंटेंस होता है वो क्रिया ज़रूर होल्ड करता है, उसके अंदर क्रिया ज़रूर होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं. एक कारक होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो उस क्रिया को कर रहा होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होता है. जी हाँ, वही क्रिया है वर्ब्स. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ये वर्ब्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन अच्छे से समझेंगे. तो इस वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर और चलो मैं शुरू करती हूँ. सबसे पहले हम जान लेते हैं ये वर्ब्स क्या है. सो द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज वर्ड्स व्हिच ग्रुप और अरेंज टुगेदर आर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टू क्रिएट मीनिंग. ठीक है, बेसिक यूनिट जो होती है किसी भी लैंग्वेज की, आप मानते हो वो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं. और अगर आप इन शब्द को इकट्ठा कर दो, इनको अरेंज कर दो, ग्रुप कर दो एक साथ, तो ये फ्रेजेस बनाते हैं, ये क्लॉजेस बनाते हैं, ये सेंटेंसेस बनाते हैं मीनिंग क्रिएट करने के लिए, मतलब क्रिएट करने के लिए. Now words can function as different part of speech. अब ये जो वर्ड्स है इनका अपना अपना पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, अलग अलग तरीके से ये फंक्शन कर सकते हैं. कुछ वर्ड्स नाउन के जैसे फंक्शन करते हैं, कुछ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के अंदर ये कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं. Of these, verb is the most important. For every clause, sentence essentially has a verb as the main part of the predicate, saying something about noun or pronoun which is the subject. अब वैसे तो ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी क्लॉज में, किसी भी सेंटेंस में वो वर्ब ही होता है जो प्रेडिकेट को, या कह सकते हैं प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है, क्योंकि वो वर्ब ही होता है जो नाउन या प्रोनाउन या मैं कहूँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है. बिना वर्ब के आपका सब्जेक्ट अकेले सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता, अकेले नाउन और प्रोनाउन का कोई महत्व नहीं रह जाता. A verb forming the main part of the predicate of a sentence describes an action. एक verb, अब ये verb का काम क्या होता है? Verb होता है main part. ठीक है, ये predicate का main part है, ये sentence में predicate का main part है और इसका काम क्या है? इसका काम है describe करना action को. ये action को describe करता है, क्रिया, कार्य को describe करता है. eat, go, sing, etc. ये स्टेट को डिस्क्राइब करता है, बी, नो, हैव, etc. ये अकरेंस को डिस्क्राइब करता है, हैपन, स्नो, रेन, डाई, etc. तो वर्ब का काम क्या है? एक्शन को डिस्क्राइब करना, स्टेट को डिस्क्राइब करना, अकरेंस को डिस्क्राइब करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है, इसके बिना सेंटेंस मीनिंगफुली फॉर्म नहीं किया जा सकता. तो चाहे ये कार्य बता रहा हो, चाहे ये होना बता रहा हो, या फिर किसी चीज़ का अकर करना बता रहा हो, उसका रेपिटेशन बता रहा हो, या अगेन उसकी हैपनिंग बता रहा हो, वर्ब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेंटेंस का. अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स बाय फंक्शन. बाय फंक्शन वर्ब कैसे क्लासिफाइड है? तो बाय फंक्शन अगर हम देखें तो वर्ब्स तीन पार्ट्स में हम बांट सकते हैं या तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और कॉजेटिव वर्ब्स. अब सबसे पहले ध्यान देते हैं हम हमारे मेन वर्ब्स पे या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स पे. अब ये क्या होते हैं? Now these are the stand alone verbs. ये क्या है? ये है stand alone verbs. इनका काम है, कह रहे हैं आत्मनिर्भर हैं हम, जरूरत नहीं है हमें किसी की. That describe the main action. क्योंकि हमारे बिना मेन एक्शन ही पता नहीं चलेगा, स्टेट ही पता नहीं चलेगी, इवेंट ही पता नहीं चलेगा.
ये मेन वर्ब्स होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अकेले में इतने ताकतवर है कि ये अकेले ही एक्शन, स्टेट और इवेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन वर्ब्स की बहुत सारी फॉर्म्स भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हैरी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। ईट्स पे फोकस कीजिएगा। हैरी ate the whole apple in a minute। ate पे फोकस कीजिएगा। Harry has already eaten the apple। has और eaten पे फोकस कीजिएगा। अब ये जो आपके सामने 3 सेंटेंसेस है, इसमें हैरी सब्जेक्ट है और यहाँ पर एप्पल के बारे में बात की जा रही है, एप्पल को खाने के बारे में बात की जा रही है। मेन वर्ब जो है वो है आपका ईट। पर देखो ये जो मेन वर्ब है इसके फॉर्म बदलते ही कैसे सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। पहले वाले सेंटेंस में ईट्स अपने सिंपल फॉर्म के अंदर है, इनडेफिनिट फॉर्म के अंदर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम किसी रेगुलरली अकरिंग एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर है एप्पल खाना, कि हैरी हर रोज एप्पल खाता है। जबकि दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एट जो है हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो हो चुका। तो हैरी जो है वो एप्पल 1 मिनट के अंदर अंदर खा चुका, कोई एक ऐसा एक्शन जो हो चुका। फिर आता है हैरी हैज ऑलरेडी ईटन द एप्पल। जब हम किसी एक चीज के अरे एप्पल कहाँ गई, यहाँ पर तो रखी थी, हैरी तो कब का वो एप्पल खा चुका। तो हम जब किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में किसी पॉइंट पर खत्म हो चुका है, आज अभी रेलेवेंट है, तो वो भी यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। हैरी, एप्पल और खाना, ये तीनों जो है यहाँ पर फिक्स्ड है, पर कैसे मेन वर्ब की फॉर्म बदलते ही इनका मीनिंग चेंज हो गया, यही यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी नोज द प्रॉब्लम। शी न्यू द प्रॉब्लम, शी हैज नोन द प्रॉब्लम ऑल अलोंग। वो जानती है प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम को जानती थी, वो हमेशा से प्रॉब्लम को जानती थी। It normally rains at this time of the year. It rained a little yesterday. It has rained incessantly today. नॉर्मली इस टाइम पर साल के बारिश होती है या हुआ करती है। कल बारिश हुई थी या थोड़ी बारिश हुई थी, आज बहुत बारिश हुई। तो ये जो है, ये रेन जो वर्ड है, ये रेन जो हमारा वर्ब है, इसके बदलते ही, फॉर्म चेंज करते ही हमारा मीनिंग बदल गया। ये हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखो, आते हैं आपके यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स। In case where main verbs simply express a subject state of being, they are called linking verbs, for they link the subject to a predicate adjective or noun or pronoun, referred to as the subject complement, that supplies information on its state of being. The verbs be, like is, am, are, was, were, has been, seem, appear, feel, grow, look, prove, remain, smell, sound, taste and turn are linking verbs. बच्चों, linking verbs क्या होते हैं? linking verbs, हम ऐसे केसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मेन verbs जो हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट के होने को डिस्क्राइब करे, एक्सप्रेस करे। तो ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के होने को, स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करे, उनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के साथ में लिंक करने का काम करते हैं। जैसे कि ही वेरी मच लुक्स अ स्कल्पचर, he has been the lead actor in many productions, my mother appeared distraught on hearing the news, I am a teacher, you are a student। So यहाँ पे I am में am, you are में are, यहाँ पे अगर हम देखें looks,
has been, appeared, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से सिंपली ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, कोई क्रिया हो नहीं रही है। अपीयर्ड को कैसे होना दिखाओगे? जैसे मान लो मैं बोल रही हूं कि बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, वो क्रिया होती हुई दिख रही है। मैंने कहा नेहा वहां पर स्विमिंग कर रही है, तो आपको नेहा वहां पर स्विमिंग करती हुई दिख रही है, वो क्रिया होती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा सागर वहां पर क्रिकेट खेल रहा है, तो वो आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या है? ये सारी क्रिया है जो आपको एक्चुअली दिख रही है, ठीक है, जो एक्चुअली एक्शन के अंदर है। पर ये लुक्स, has been और appeared, ये क्रिया थोड़ी है, ये हो थोड़ी रही है, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है आपके सामने। ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करने का तरीका है कि मुझे मेरी मम्मी थोड़ी इस चीज़ पर बिगड़ी हुई दिखी। वो इंसान जो है वो लीड एक्टर रह चुका है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में, ठीक है, ये इंसान एक स्कल्प्टर जैसा दिखता है। अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ये जो वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, आई एम अ टीचर, तो मैं कोई एक्शन नहीं दिखा रही हूँ, ये मेरे टीचर होने को एम वर्ड जो है एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। ये सिर्फ होना डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन ये डिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। Now these are helping verbs that help the main verbs to express tense, voice, mood, negatives and interrogatives. देखो यार, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये आपके मदद करने वाले वर्ब्स हैं, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो मदद करते हैं। तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब अकेला बेचारा क्या क्या करेगा, एक छोटी सी जान हमारी मेन वर्ब, वो क्या क्या करेगी। हाँ, तो इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ जुड़कर टेंस एक्सप्रेस करते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, मैं बताता हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये वॉइस बताते हैं, कहते हैं मैं बताता हूँ एक्टिव पैसिव। ये मूड बताते हैं, अच्छा नहीं फील हो रहा, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। ये नेगेटिव्स बता देते हैं, खबरदार जो तूने ये कर दिया ये बिल्कुल नहीं करना। ये इंटेरोगेटिव्स बताते हैं, किसी के पास क्लास में पेन है क्या। हाँ, तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं जो कि मेन वर्ब में जान डालने का काम करते हैं। वैसे तो मेन वर्ब अकेला खड़े रह सकता है, पर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो उन्हें एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं, टेंस, वॉइस, मूड, नेगेटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स। अब यहाँ पर जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो ये भी दो तरीके के हैं। पहला, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं बी, डू, हैव के सारे फॉर्म। फिर आते हैं आपके मोडल ऑक्सिलरीज, जिन्हें हम मॉडल्स भी कहते हैं, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है मॉडल वाली क्लास तो ज़रूर देख लेना, जिसमें कैन, विल, शैल, शुड, मे, माइट, कुड, वुड सब आता है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि भाई ये दो तरीके के हमारे ऑक्सिलरीज हैं, दोनों हेल्प करते हैं वर्ब को एक्सप्रेस करने में इतनी सारी चीज़ें। सबसे पहले अब इसमें बात कर लेते हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी की। नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब्स बी, डू, हैव, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है इन्हें कहाँ से निकाला गया है? इन्हें बी से निकाला गया है, इन्हें डू से निकाला गया है, इन्हें हैव से निकाला गया है, जो अदरवाइज मेन वर्ब्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बी मेन वर्ब नहीं है, डू मेन वर्ब नहीं है या हैव मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, पर इन्हीं से डराइव हुए हुए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑक्सिलरीज के जैसे भी काम करते हैं, जिन्हें हमें एक एक करके समझना है। सबसे पहले बी की बात करते हैं। बी जो वर्ब होता है ये 7 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, बी के बच्चे कौन कौन है? देखो, बी के बच्चे हैं इज। जी हाँ, ये जो इज है ये इज बी से ही आया है। बी की फॉर्म है इज, आई एम, आर, वॉज, वर, बिन और बीइंग। ये सारे के सारे बी की फॉर्म हैं, ये सातों बच्चे हैं बी के।
अब ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन और बीइंग है, मुझे ये बताने में मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफिकल्टी होगी, और आपको इतना समझने में इतनी डिफिकल्टी होगी कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि कौन से टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर आपको इज देखने को मिलता है तो आप तुरंत समझ जाते हो प्रेजेंट की बात हो रही है, वॉज से तुरंत समझ जाते हो पास्ट की बात हो रही है, अगर हम बीइंग की बात करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी महसूस हो जाती है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है बी, होना। तो बी जो है इसके 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों को अब आप जानते हो, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इन फॉर्मिंग टेंसेज एंड पैसिव वॉइस। ये आपकी बहुत मदद करेंगे जब आप टेंसेज वाला चैप्टर मेरे साथ कर रहे होंगे, जब आप वॉइसेस मेरे साथ क्रिएट कर रहे होंगे, और हम जब नरेशंस कर रहे होंगे, बहुत मदद आएगी बी के सारे फॉर्म्स की। अब यार इसके अंदर वी हैव प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा टेंस होता है, जो कि कंटिन्यूटी दिखाता है, जिसे आप कंटिन्यूअस भी कहते हो। तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है, जैसे एस्पिरेंट्स आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल, आई एम राइटिंग अ बायोग्राफी, आर यू डूइंग द वर्क, वॉज ही लिसनिंग टू म्यूजिक एट दैट टाइम। अब आप देख रहे हो आर बर्निंग, एम राइटिंग, आर डूइंग, वॉज लिसनिंग, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं, कार्य का होना दिखा रहे हैं, चलते रहना दिखा रहे हैं कि कोई एक कार्य है जो शुरू हुआ और फिर वो चलता रहा, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रोग्रेशन यहां पर दिखाया जा रहा है, ये कैसे दिखाया जा रहा है, ये प्रोग्रेसिव टेंस कैसे दिखाया जा रहा है, बी की फॉर्म से दिखाया जा रहा है। ऐसे ही आप देखो पैसिव वॉइस को देखो, दे वर स्कोल्डेड for their mistake, the task is being completed at a steady pace, were scolded is being completed। ये दोनों क्या दिखाते हैं, पैसिव वॉइस दिखाते हैं। आप देखते हो कि किस तरीके से वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, आप देखते हो इसके साथ में कैसे बीइंग लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बावजूद ये टेंस को और स्टेट को एक्सप्रेस कर पा रही है, कैसे, बी की फॉर्म से। अगर यहाँ पर वर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये पास्ट है क्या, क्योंकि पैसिव में हर जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। अगर यहाँ पर इज नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये प्रेजेंट है क्या, अगर यहाँ पर बीइंग नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये कंटिन्यूअस है क्या, क्योंकि यहाँ पर इज और बीइंग लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये जो बी है, ये बी की जो फॉर्म है, ये हमें मदद करती है टेंसेस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में। फिर आते हैं हम लोग आगे, देखो आगे देखते हैं बी एज अ मेन लिंकिंग वर्ब, जैसे कि आई एम हैप्पी, दे आर अवेयर, शी हैज बीन देयर, पीपल आर अनफॉरगिविंग। अब देखो यहाँ पे एम के बाद कुछ नहीं लगा हुआ, आर के बाद कुछ नहीं लगा हुआ, बिन के बाद कुछ नहीं लगा हुआ, आर के बाद कुछ नहीं लगा हुआ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बी की फॉर्म है वो अपने आप में मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आई एम अ टीचर वाला, लिंकिंग वर्ब में, वही लिंकिंग वर्ब में बी की फॉर्म भी हमारे काम आ रही है। ऑल राइट, फिर आते हैं हम डू के पास में आते हैं। यार ये जो डू है, ये तो हम लोगों ने हमेशा इसके ऊपर फोकस किया है। ये डू जो है ये कभी कभी हमें सताता भी है, ठीक है। डू के भी 5 बच्चे हैं, डू के 5 बच्चे हैं, और डू के 5 बच्चों में आता है डू, डज, डिड और डन, डूइंग। तो डू, डज, डिड, डन और डूइंग जो है ये डू के 5 बच्चे हैं, जो कि आपकी मदद करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाते हो, डज ही नो इट, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, डिड आई टेल यू समथिंग। आप नेगेटिव्स बनाते हो, जैसे रंजन डज नॉट लाइक एप्पल्स, आई डू नॉट लाइक ऑरेंजेस, डोंट यू लाइक ग्रेप्स। अब ये जो डू है, ये डू भी आपकी मदद कर रहा है। अगर डू नहीं होगा तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस, खास करके इनडेफिनिट टेंस में नहीं बना पाओगे। इनडेफिनिट टेंस में आपको डू के डू, डज, डिड ही काम आएंगे,
ठीक है। तो आप अगर बाय चांस अगर आप इनडेफिनिट टेंस के अंदर, सिंपल टेंस के अंदर नेगेटिव्स या इंटेरोगेटिव्स बनाना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। तो इसी में हमारी मदद करता है डू। डू एक मेन वर्ब के तरह भी काम करता है, क्योंकि डू का मतलब होता है करना। दे डू वॉट दे आर टोल्ड, ये वो करते हैं जो इन्हें कहा जाता है। ही डज दिस बेटर, ये इससे बेटर करता है। आई हैव डन इट, ये मैंने किया है। यू डिड इट, तुमने कर दिखाया। अनिश इज डूइंग वेल, अनिश काफी अच्छा कर रहा है। ओके, सो डू मेन वर्ब के अंदर इस तरीके से काम करता है। फिर आते हैं हम हैव पे। हैव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि आगे चलकर हम मॉडल्स में भी इसको डिस्कस कर रहे होंगे। हैव एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। हैव के 4 बच्चे हैं, हैज, हैव, हैड और हैविंग। ये भी हमें टेंसेस और पैसिव वॉइस बनाने में मदद करता है। हैव का सबसे ज्यादा योगदान पैसिव वॉइस बनाने में और परफेक्ट टेंस बनाने में होता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट या उधार लिया हुआ फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में ये काम आता है और पैसिव वॉइस के अंदर मेरे को बहुत मदद करता है हैव, जब मुझे यहाँ पर भी परफेक्ट टेंसेस बनाने होते हैं। ऑल राइट, इसके साथ में मैं देख लेती हूँ एक बार इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि परफेक्ट टेंस में देखो, I have been practicing, they have succeeded, he has organized, you had promised। ऐसे ही पैसिव वॉइस में देखो, he was seen off, was given, have been arrested, has been accomplished, have been asked। आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से हैव जो है यहाँ पर पैसिव में भी परफेक्ट बनाने में बड़ी मदद करता है। ठीक है, तो हैव की मदद से आप ये दोनों काम कर सकते हो। हैव एज अ मेन वर्ब, अगर हैव को मेन वर्ब की जैसे ट्रीट किया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई हैव अ ड्रीम, एक मेरा सपना है। दे हैव व्हाट दे नीड, उनके पास वो है जो उन्हें चाहिए। ही हैड अ डॉग नेम्ड ब्रूनो, इसका एक कुत्ता था जिसका नाम ब्रूनो था। वेयर इज द कार यू हैड, अरे वो कार कहाँ गई जो तुम्हारे पास हुआ करती थी। शी इज हैविंग हर लंच नाउ, वो अपना लंच खा रही है। लेट्स हैव अ ब्रेक, यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हैव शावर यूल फील बेटर, अरे यार थोड़ा नहा के आ जाओ, तुम बड़ा अच्छा फील करोगे। आप देख लो कि हैव बड़ा ही चमत्कारी है, ये कभी यहाँ पर बात कर रहा है मेरा एक सपना है, तो कभी बात कर रहा है कि उनके पास वो है जो उन्हें चाहिए। कभी ये खाने की बात कर रहा है तो कभी ये पास में होने की बात कर रहा है, कभी ये कह रहा है नहा लो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यार यहाँ पर हैव एकदम चमत्कारी मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो ये सिर्फ ऑक्सिलरी नहीं, मेन वर्ब भी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की, या फिर हम बात करते हैं मॉडल्स की। देखो यार, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज हमें हेल्प करते हैं मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस जानने में। मैंने जब आपको मॉडल्स की डेफिनेशन बताई थी तो डेफिनेशन याद कराते वक्त मैंने एक और बात एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स को जिम्मेदार ठहराया था। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर फटाफट से मॉडल्स की डेफिनेशन लिख दो। यार मॉडल्स जो होते हैं वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need and dare। ये मूड एटीट्यूड को स्ट्रेट सेट करते हैं, ऑक्सिलरीज की तरह काम करते हैं, बट इनमें से कुछ मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, उनको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने मॉडल्स और सेमी मॉडल्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ ज़रूर उसे जाकर ज़रूर देखना। अब बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन में नंबर 3 पे कॉजेटिव वर्ब्स की। कॉजेटिव वर्ब शो दैट समवन और समथिंग कॉज्ड समथिंग टू हैपन। भाई ये बता रहे हैं कि ये पूरे फसाद की जड़ ये है। जी हाँ, कॉजेटिव वर्ब शो करते हैं कि किसी ने या किसी चीज़ ने कुछ तो कर दिया है, या कुछ करने के पीछे या कुछ होने के पीछे का ये कारण है। तो ये कॉजेटिव जैसे नाम बताता है, तो ये कॉज बताते हैं, ये इसकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। The verbs like get, have, make, let and help function as causative verbs।
ये सारे वर्ब्स जो हैं गेट, हैव, मेक, लेट, हेल्प, ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं क्योंकि ये कारण बताते हैं किसी चीज के होने के पीछे। हैव, गेट, समथिंग डन, आप बहुत बार यूज करते हो हैव गेट समथिंग डन का, तो देखो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। Now this is used to express that a person caused another to do something by exercising authority or paying for it. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मेरे पास में ताकत है, मेरे पास अथॉरिटी है, ठीक है, किसी चीज़ की, जैसे मान लो मैं अगर आपके पास में एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई और मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया, तो अब मेरे पास अथॉरिटी, मैं देख रही हूँ आई वॉन्ट दिस डन, मैं चाहती हूँ कि ये अभी के अभी आप करो, मैं अथॉरिटी रखती हूँ वो चीज़ करने की। तो जब मैं अथॉरिटी रखती हूँ उस चीज़ को करवाने की, तो गेटिंग समथिंग डन, हैविंग समथिंग डन, ये अथॉरिटी दिखाता है इसके साथ साथ में, या फिर ऐसा दिखाता है जैसे कि आपने पे किया है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो और आप वो किसी से करवा रहे हो, कोई काम करवा रहे हो, कोई जॉब करवा रहे हो, तो हैविंग या गेटिंग समथिंग डन या हैव समथिंग डन, ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं अथॉरिटी या फिर ये दिखाती है कि आप किसी से काम करवा रहे हो। Now it is the work that is given emphasis and mention of the person who does the work is not required. यहाँ पे ज़्यादा फोकस काम पे किया जाता है, काम किसने दिया है उस पर नहीं दिया जाता। Example, he had या got his hair cut on Sunday. भाई इसने अपने बाल संडे को कटवा लिए। They had या got their washing machine repaired by him. इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा ली। Did you have or get the documents couriered? क्या आपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करवा दिए? तो यहाँ पर ये जो हैव और गेट है ये काम करवाना दिखाता है, तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ब में आता है। ऐसे ही हैव समवन टू डू समथिंग जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इसलिए किया जाता है कि एक पर्सन हैज़ कॉज्ड अ पर्टिकुलर मेंशन्ड, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ को कोई पर्टिकुलरली मेंशन्ड नाउन है, कोई प्रोनाउन है, टू डू समथिंग बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी और पेइंग फॉर इट। किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान से कोई काम करवाया बाय अथॉरिटी या पैसे देकर। यहाँ पर एम्फेसिस किस पर होता है? डूअर के ऊपर होता है। जब हम इसमें देख रहे थे तो एम्फेसिस किस पे था? काम पर था। यहाँ पर एम्फेसिस किस पे था? हेयर कट पे था, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने पे था, कुरियर्ड पे था। जबकि यहाँ पर एम्फेसिस यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दी हुई है? किस पे दी हुई है देखना, यहाँ पे द इन्विजिलेटर हैड द कैंडिडेट साइन ऑन द अटेंडेंस शीट, द इन्विजिलेटर पे, ठीक है। अभी यहाँ पे शैल हैव द लेटर्स मेल टू मी, वुड यू हैव द मीटिंग फिक्स्ड ऑन सम अदर डे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फोकस है ये डूअर पे किया जा रहा है, कार्य करने वाले पे किया जा रहा है। यार तुम ये जो मीटिंग है ये किसी और दिन फिक्स कर सकते हो क्या? यार तुम्हें ये जो लेटर है ये मुझे मेल कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे तुम क्या ये मीटिंग किसी और दिन शिफ्ट कर सकते हो? इस पे फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है गेट समवन टू डू समथिंग। अगर हम किसी से कोई एक चीज़ करवा रहे हैं, गेट समवन टू डू समथिंग ये एक्सप्रेस करता है कि भाई समवन हैज कॉज्ड अ पर्टिकुलर मेंशन नाउन और प्रोनाउन टू डू समथिंग बाय सम परसुएशन और प्रॉमिस। अभी तक तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? अथॉरिटी का, कि मेरे पास पावर है, या पैसे का। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं परसुएशन का। हम सामने वाले को यहाँ पर किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं या कोई प्रॉमिस, कोई लालच दे रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। दैट इज गेटिंग समथिंग, गेटिंग समवन टू डू समथिंग। Example, I got the agitating students calmed down with the promise of an inquiry into the matter. अरे बच्चे इतने भड़क गए थे, मैंने उन्हें कैसे जैसे शांत किया ये प्रॉमिस करके कि इस मैटर को मैं बाद में सुलझा दूंगी या इनमें इंक्वायरी बिठा दूंगी। देखिए, नेवर गेट हिम टू एक्सेप्ट देयर कंडीशन। अरे वो कभी भी उसको अपनी कंडीशन नहीं मनवा सकते। शी गॉट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू गो ऑन द कॉलेज ट्रिप। उसने अपने पेरेंट्स को कॉलेज ट्रिप जाने के लिए मना लिया है। तो ये क्या है? ये है मनाना। ये शो करता है परसुएशन, ये शो करता है कि आपने किसी को परसुएट कर लिया है, किसी चीज़ के लिए मना लिया है। फिर आता है मेक समवन टू डू समथिंग। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस दैट अ सब्जेक्ट इज फोर्स्ड
बाय समवन टू डू समथिंग। जैसे मम्मी करती है, एकदम बेलन लेकर खड़ी हो जाती है और फोर्स करके चीजें कराती है, तो यहाँ पर मेकिंग समवन टू डू समथिंग यानी बाय फोर्स कोई काम करवाना। देयर कॉन्स्टेंट बुलिंग मेड हिम क्राई, उनकी बुलिंग की वजह से बेचारा रो दिया। द इंस्टीट्यूशन मेड देम वर्क हार्ड, इंस्टीट्यूशन ने उनसे कड़ी मेहनत करवाई। यू शुडेंट मेक देम एंशियस अबाउट योर वेल बींग, यार तुम्हें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए ना अपनी वेल बींग को लेकर। फिर आता है लेट समवन और समथिंग डू समथिंग। नाउ दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समवन परमिट्स समवन टू डू समथिंग और अलाउज समथिंग टू हैपन। अभी तक हमने देखा भाई कोई अपनी ताकत से, कोई अपने पैसे से, कोई अपने परसुएशन से, और यहाँ पर फोर्स से कोई ना कोई चीज करवा रहा है। यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं, मैं अलाउ कर रही हूँ आपको ये करने के लिए। तो जब परमिशन की बात आती है तो हम यूज करते हैं लेट का। लेट हिम स्टे आउट अ लिटिल लॉन्गर। हाउ कुड दे लेट दैट हैपन? शी लेट द केक टर्न अ रिच गोल्डन ब्राउन। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लेट के इस्तेमाल से हम परमिशन दे रहे हैं किसी कार्य को करने की। फिर आते हैं help someone to do something. Now this is used to express that someone or something helps, assist, aid someone or something. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कब करते हो? जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो कोई एक चीज करने में। जैसे कि exercise helps you burn excess body weight. How can this help them survive the onslaught? They must do something to help us beat the heat. तो यहाँ पे हेल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है मदद के लिए, ठीक है, मदद के लिए, असिस्ट करने के लिए, एड करने के लिए। तो अभी हमने देखा कि वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब्स की फंक्शन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होती है। हमने मेन वर्ब्स से लेकर ऑक्सिलरी वर्ब्स से लेकर कॉजेटिव वर्ब्स तक कंप्लीट कर लिया। बट वर्ब्स इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आने वाले। वर्ब्स के और काइंड्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके आपके वॉइस वाले चैप्टर के लिए, आपके नरेशन वाले चैप्टर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वॉइस और पैसिव वाले चैप्टर, वॉइस और आपके नरेशन वाले चैप्टर के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपना फीडबैक नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लर्न विद शिप्रा पे, और मेरे सारे नोट्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मेड इजी में, जिसमें मैंने CUET का पिछले 2 साल का सारा जो भी पढ़ाया हुआ है एक जगह डाल दिया है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। That's it for this video. I'll see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.